फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत संचयी आवर्तियों के बारे में अध्ययन किया था कि संचयी आवर्ती किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। जिससे सामान्य तौर पर संचयी आवर्ती दो प्रकार की मैंने बताई थी। साधारण आवर्ती से संचयी आवर्ती कैसे बनाई जाए, संचयी आवर्ती से साधारण आवर्ती किस प्रकार से बनाई जाए, या साधारण से कैसे बनाई जाए। ये दो प्रकार थे। इसके हम दोनों प्रकारों में दो टाइप बताए गए थे, ब्लो या लेस देन के आधार पर और मोर या अबव के आधार पर, इससे अधिक और से कम। तो इस प्रकार की आवर्तियां दी हुई हो तो आप संचय आवर्ती कैसे बनाया जाए, संचय आवर्ती दी रखी हो तो आवर्तियां कैसे बनाई जाए, दोनों नियमों के बारे में पढ़ चुके थे, काफी अध्ययन कर चुके थे। किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आज हम 19 अध्याय के अंदर हम आगे नेक्स्ट अगले बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अगला बिंदु हमारा क्या बता रखा है, अगला बिंदु क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा, कहने का वर्गांतरों के अनुसार जब संख्याओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्लासिफिकेशन करते समय हमारे सामने कौन कौन समस्याएं सामने आती है, उसी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय हमारा 7वां अध्याय चल रहा है। टॉपिक का नाम लिख लीजिए वर्गांतरों के अनुसार। टॉपिक का नाम लिखिए वर्गांतरों के अनुसार जब उनका वर्गीकरण किया जाता है, समूहों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उस समय आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण में आने वाली समस्याएं या वर्गीकरण की समस्याएं कह सकते हैं इसको, वर्गीकरण की समस्याएं। तो समूहों का जब आपने समूहों के जब आपने वर्ग बना लिए, क्या बना लिए बच्चों, वर्ग बना लिए। वर्गांतर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जान लीजिए पहले। वर्गांतर का अर्थ होता है वर्ग बनाना, वर्ग निर्माण ऐसे कह सकते हैं। तो वर्ग जैसे कि उदाहरण तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि 0 से लेकर 10, ये वर्गांतर कहलाता है। चलो हमारे बिंदु को पुनः आगे बढ़ाने से पहले आपसे विद्यार्थियों को एक बात बता दूं, हमारे चैनल को जैसे विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। हमारा बिंदु आज का बिंदु जो रहेगा वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की समस्याएं। तो मैंने आपको बताया वर्गांतर क्या होते हैं, सबसे पहले जानना आवश्यक है। वर्गांतर मतलब वर्ग बनाना है, वर्गों का निर्माण करना, वर्गों का अंतर, यानी हम ऐसे कहते हैं वर्गों का अंतर ही वर्गांतर कहलाता है। तो वर्गों का जो अंतर होता है, डिफरेंस, वर्गों का जो क्या होता है बच्चों, अंतर हो जाए, उसी अंतर को वर्गांतर कहा जाता है। तो डिफरेंस को ही वर्गांतर कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य जैसे कि हमारे वर्ग बना दिए 0 से लेकर 10, तो इन 0 से लेकर 10 के बीच में जो वर्गांतर है क्या है बच्चों, जो इसका वर्गांतर, कितने का वर्गांतर होगा, इसका वर्गांतर होगा 10, यानी कि L2। सूत्रानुसार हम ऐसे कह सकते हैं I बराबर L2 माइनस L1। तो I बराबर 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। 10 हमारा क्या हो गया बच्चों, वर्गांतर। 10 हमारा क्या हो गया, वर्गांतर हो गया। अब जब वर्गांतर के अनुसार हमने वर्गीकरण कर लिया, वर्गीकरण हम जब संख्याओं का समूहों का जब वर्गीकरण करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन जब किया जाता है, तो आपके सामने सामान्य तौर पर 5 प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती है। कितने प्रकार की समस्या बच्चों, 5 प्रकार की समस्याएं सामने खड़ी हो। समस्याएं कौन कौन सी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सभी समस्याओं को विस्तार क्रमबद्ध रूप से उनका अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, जब वर्गांतरों के अनुसार जब समूहों का वर्गीकरण वर्गांतरों के अनुसार किया जाता है तो सामान्यतः 5 प्रकार की, कितने प्रकार की बच्चों, 5 प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम कहने का तात्पर्य है 5 प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है।
5 समस्याएं आती है। तो ये समस्याएं कौन कौन सी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो पहले समस्याएं जानते हैं सामान्यतः। अब ये समस्याएं सांख्यिकी नियमों के अनुसार भी आती है, इन समस्याओं का सामना हमें करना होता है। समस्याएं आती है इसलिए हमें अनिवार्य है कि इन समस्याओं का समय पर समाधान कर सके, समस्याओं का समय पर समाधान कर सके। तो ये समस्याएं कौन कौन सी है? तो ये समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। तो ये समस्याएं कौन कौन सी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। सामान्यतः समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1। पहली समस्या कौन सी है? पहली समस्या, तो हमारे सामने प्रथम प्रकार की समस्या कैसे खड़ी होती है और समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है, उन्हीं बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली समस्या लिखिए, वर्गांतरों की जो संख्या होती है उनको निश्चित किया जाता है। तो वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना। पहली समस्या क्या होती है हमारे सामने कि वर्गांतरों की संख्याओं को निश्चित किया जाए, फिक्स किया जाए कि आपको जो वर्ग बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, अधिकतम कितने वर्ग बनाने चाहिए, न्यूनतम कितने बनाने चाहिए, उसी बिंदु के बारे में, उसी के तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे प्रथम बिंदु के अंतर्गत। दूसरा बिंदु लिखिए, वर्ग सीमाओं का निर्धारण। दूसरा बिंदु है हमारा वर्ग सीमाओं का निर्धारण। हमें वर्ग सीमाओं निर्धारण करना चाहिए कि वर्ग सीमा कहां से कहां तक बनेगी, कितने से कितने तक बनेगी, उसकी सीमाओं का निर्धारण भी करना आवश्यक है, तभी आप उसको समाधान कर सकते हो। तीसरे प्रकार की समस्या क्या बताइए? थर्ड समस्या लिखिए, वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार यानी आपको वर्ग विस्तार कितना रखना है। जो आपने वर्ग बनाया है, वर्गों के अंदर जो आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो निर्धारण किया है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का निर्धारण कितने आधार पर किया जाए, कहां से कितना किया जाए, उनका वर्ग विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। चौथा बिंदु बताया गया हमारा आवर्तियों का विन्यास करना। नंबर 4, आवर्तियों का विन्यास करना। क्या करना बच्चों? आवर्तियों का विन्यास किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में देख लीजिए। तो समझ में आया? तीसरा बिंदु क्या हो गया बच्चों का? तीसरा बिंदु हो गया कि चौथा बिंदु वर्ग आवर्तियों का विन्यास करना, यानी आपके पास जो आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो फ्रीक्वेंसियों का किस प्रकार से विन्यास किया जाए, अर्थात फ्रीक्वेंसियों को किस प्रकार से जमा जाए। तो आवर्तियों का विन्यास करना, विन्यास करना कह दो या उसको जमाना कह दो, आप जो भी आपको उचित लगे, जो शब्द आप याद रख सको। कहने का तात्पर्य है हमारा ये है कि विद्यार्थी को उन्हीं शब्दों का अधिकांशतः प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थी आसानी से को समझ सके, याद रख सके। जब आपको किसी अन्य विद्यार्थी को बताना हो तो आप उसमें आप उचित लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हो, और स्वयं के समझने के लिए जो आप जिस लैंग्वेज का आप उपयोग करके शुद्ध समझ सकते हो उसी को या याद रख सकते हो, तो हमें उसी का उपयोग करना चाहिए। विन्यास मतलब विन्यास का तात्पर्य जमाना उसका। आवर्तियों का विन्यास, संचय आवर्त्य दे रखी हो तो किस प्रकार से आवर्त्य परिवर्तित किया जाए, आवर्त्य दे रखी हो तो किस प्रकार से संचय आवर्त्य में परिवर्तित किया जाए। भाई आवर्त्य का विन्यास हो गया, मैंने विन्यास को पूर्व बताया भी था। समान वर्गों को भी आधार पर किस प्रकार से विन्यास किया जाएगा, समान वर्गों के आधार पर किस प्रकार से विन्यास किया जाएगा, ये आपको मैंने पूर्व बताया दिया था। यदि किसी विद्यार्थी ने पूर्व वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले पूर्व वाली क्लास का अध्ययन करें, उसके बाद इस क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, आवर्त का विन्यास करना। और 14 में जो हमारा 5वां अंतिम बिंदु दे रखा है हमारा है पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक जो संख्या होती है हमारी, पूर्णांक
संख्याओं का उपयोग करना, पूर्णांक संख्याओं का उपयोग। तो आप पूर्णांक संख्याओं का किस प्रकार से उपयोग करोगे उसी के बारे में जानकारी मांगे। तो सामान्यतः ये 5 प्रकार की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। अब इन समस्याओं के सामने क्या बताया गया है, समस्या के बारे में क्या समझाया गया है, उसी के बाद प्रत्येक बिंदु के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको पता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा कि तभी हम आगे वाले बिंदु पर चल सकते हैं, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आप क्या मेरी बात सुन रहे हो तो आप समझ सको, आप लिख सको, लिखने के बाद स्क्रीनशॉट से आप आराम से लिख सकते हो उसको, स्वतंत्र रूप से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। समझाइए बात सभी विद्यार्थियों को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी विद्यार्थी एक बार। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं आगे वाले बिंदु के ऊपर। नंबर 1 है सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना, जो पहला हमारा डिफरेंस बताया गया है। नोट कर लो सभी विद्यार्थी, हेडिंग डाल लो। कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है, इन समस्याओं के अंदर कुछ पॉइंट बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा इस प्रकार की समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। समस्याएं तो कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने खड़ी होगी। नंबर 1 पहला बिंदु क्या लिखाया था बच्चों, आपको ध्यान होगा कि वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना। तो डाल लीजिए यहां पर वर्गांतरों की संख्या, वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना। आप कहने के तात्पर्य आप वर्गांतरों की संख्या आप कितनी रखना चाहे, कितनी रखने तात्पर्य है, जब आप वर्ग बनाओगे तो वर्ग जब बनाए जाएंगे तो वर्गों के मध्य की संख्या कितनी रखाई जाए, अधिकतम कितने हो सकते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो तो पहले थ्योरी, जहाँ सामान्यतः थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं, मैं उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा पूरे बिंदु हो जाने के बाद किस प्रकार समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो इसमें लिखिए मेरे साथ साथ कि संग्रहित समंकों को, संग्रहित जो आपने समंकों को इकट्ठा किया है, संग्रहित समंकों को कितने प्रकार कह सकते हैं, हम भाग कह सकते हैं। तो संग्रहित समंकों को कितने वर्गों में बांटा जाए, कितने वर्गों में बांटा जाए, यानी कितने वर्गों में इसको परिवर्तित किया जाए, इनकी संख्या किया जाए, इनकी जो संख्या होगी, जो संख्या का आप निर्धारण कर रहे हो, तो इनकी संख्या को निश्चित करने का, इनकी संख्या को निश्चित करने का कोई अन्य नियम नहीं है। कहने का तात्पर्य इनकी संख्या को निश्चित करने के लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई धारा, कोई लॉ कुछ भी नहीं बनाया गया है कि इन संख्याओं को निश्चित किया जाए, जिसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। तो यह केवल जो हमारे पास वर्ग होते हैं, वर्गों की स्थिति पर डिपेंड करता है कि आपको कितने वर्गांतरों में रखना आवश्यक है। तो देखिए यह केवल जो वर्ग बने हुए होते हैं, यह केवल वर्गों की परिस्थितियों, यह केवल वर्गों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह केवल वर्गों की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि हम जो वर्ग बना रहे हैं उनमें मध्य में कितना वर्गांतर रखा जाए।
निर्भर करता है, देखिए आगे, वर्गों की जो संख्या होती है, संख्या कम होना अधिक होना उसके बारे में बताया जा रहा है। निर्भर करता है वर्गों की संख्या कम होने पर, यानी जब वर्गों की संख्या आपके पास कम होगी, जब आपके पास वर्ग कम दिए होंगे तो आवर्तियों का जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। आवर्तियों का जमाव कह सकते हैं, या एक जगह एकत्रित होना कह सकते हैं। जमाव क्या होता है, जमाव अधिक हो जाता है, आवर्तियों का जमाव अधिक हो जाता है, और वर्गों की संख्या यदि कम होगी तो क्या होगा उसके बारे में लिख लीजिए। और वर्गों की संख्या अधिक होने पर, यानी जब आपके सामने वर्गों की संख्या अधिक हो जाए तो हमें क्या होता है बच्चों, वर्गों की संख्या अधिक होने पर हमें गणन क्रिया में अधिक होने पर गणन क्रिया में क्या होती है बच्चों, कठिनाई होती है। गणन क्रिया में कठिनाई होती है, यानी जब उसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन होने पर हमें बहुत दिक्कतों का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। अतः क्या दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए। तो अतः साधारण वर्गों की संख्या, साधारणतः वर्गों की जो संख्या होगी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वर्गों की संख्या कितनी रखी होनी चाहिए। साधारणतः वर्गों की संख्या 5 या 6 से कम, यानी साधारणतः वर्गों की संख्या कितनी रखनी बच्चों, 5 या 6 से कम रखनी है। और अधिकतम कहां पर वो भी लिख लीजिए। तथा अधिकतम वर्गों की जो संख्या होगी तो हमेशा कम से कम तो 5 या 6 बता दी गई, और अधिकतम वर्गों की संख्या 15 या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लिमिटेड कई बार प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम के अंतर्गत, कि या सांख्यिकी का एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया आपसे विद्यार्थियों कि वर्गों की संख्या कितनी चाहिए, 5 या 6, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 या 6, और अधिकतम कहां तक होना चाहिए, 15 या 20। ऐसा नहीं आपने नॉन लिमिट लिख दिया तो वहां गलत हो जाएगा। तो वर्गों की संख्या निराधान वहां बता दिया गया कि 15 या 20 तक अधिकतम होना चाहिए, और सबसे कम बता दिया 5 या 6 से कम नहीं होना, जिसने 2 बता दी थी, ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बिंदु कि वर्गांतरों की संख्या कितनी होगी, 5 या 6, 15 से 20 तक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं तो पहले क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं, दूसरे बिंदु के बारे में क्या बात जानकारी प्रदान की जा रही है। तो ले लिया सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छी बात, ले लिया। तो आगे अध्ययन करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों को, चलिए बहुत अच्छी बात, ऐसे हिलता नहीं है पर्दा में। ये पहला बिंदु हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बिंदु क्या है, सेकंड बिंदु जान लीजिए। पॉइंट का नाम तो आप सभी विद्यार्थियों ने लिखा ही था, तो पॉइंट का नाम तब तक मैं साफ कर रहा हूं बोर्ड को, तब तक आप पॉइंट का नाम लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहने के लिए जा रहा है, क्या बात बताई जा रही है दूसरे बिंदु के बारे में, तो लिखिए दूसरे बिंदु के बारे में, दूसरे तथ्य के बारे में। हमारा दूसरे बिंदु का नाम है वर्ग सीमाओं का निर्धारण। सेकंड बिंदु डाल लीजिए, वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाओं के निर्धारण के बारे में क्या कहा जा रहा है,
वो भी समझ लीजिए। वर्ग सीमाओं के निर्धारण के लिए कौन से नियम कानून बताए जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ इसमें कि वर्गों की जो वर्ग बने हुए होते हैं उसमें वर्गों की अधर सीमा, अधर सीमा क्या होती है बच्चों? अधर सीमा का तात्पर्य हो गया हमारे अपर लिमिट। कौन सी लिमिट हो गई? अधर सीमा, तो अपर लिमिट, सॉरी अधर सीमा, अपर सीमा, अधर का मतलब होगा लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट LOWER LIMIT, लोअर लिमिट व अपर सीमा जो हमारे अपर सीमा होगी। ठीक है, तो लिखिए इसमें व अपर सीमाएं, व अपर सीमा, अपर सीमा का मतलब अधिकतम सीमा, अपर लिमिट कहने का तात्पर्य है UPPER LIMIT। ठीक है बच्चों, वैसे सामान्यतः इस वाले सीमा को हम अधिकतम सीमा भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कभी। अधिकतम सीमा, ठीक है, और अधर जो सीमा है इसको कहते हैं बच्चों निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। इसका संकेतांक बताया गया L1 और इसका संकेतांक बताया गया है बच्चों हमारा बताया गया है L2। यहां तक किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारे वर्गों की अधर सीमा और अपर सीमा के बारे में बताया जा रहा है। तो वर्गों की अधर सीमा व अपर सीमा कैसे होगी? स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए। स्पष्ट एवं निश्चित, स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। यानी कि जो दोनों लिमिट होगी, लिमिट सामान्यतः स्पष्ट दी होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक इकाई कह दो या हमारा समंग कह दो, दोनों का मिस एक निकल कर ही आता है हमारा। इकाई से तात्पर्य समंग से दो वही बात बताई गई है। तो जिससे प्रत्येक इकाई जो हमारे पास दी हुई होगी उसी के बारे में कहा जा रहा है, जिससे प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में जो वर्ग आपने बनाए हैं, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जो भी आपने वर्गों का निर्धारण किया है, तो जिसमें प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो सके, यानी प्रत्येक किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो जाए तथा वर्ग सीमाएं जो हमारे वर्ग सीमाएं बनी हुई होगी। इसके अंदर दो प्रकार वर्ग सीमाओं में आपने दो प्रकार के श्रेणियों के बारे में, दो प्रकार की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। कौन कौन सी? ज्यादा विषय अपवर्ती और समावेशी। तो देखिए वर्ग सीमाएं अपवर्ती व समावेशी, वर्ग सीमाएं अपवर्ती व समावेशी। आपको समझ में आ चुका हो तो अपवर्ती में कौन सा नियम लागू होता है, समावेशी में। मैंने आपको दोनों में अंतरों के बारे में बताया था कि दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। आप किस प्रकार से पहचानोगे कि जो आपके जो वर्ग बने हुए हैं वो अपवर्ती रूप के अंतर्गत है, समावेशी रूप में। आप में इसको समझने के लिए पुनः आप पूर्व वाली क्लास फिर चले जाइए ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो कि अपवर्ती क्या होती है, समावेशी क्या होती है। तो अपवर्ती और समावेशी रीति में से किसी भी एक रीति के अनुसार निश्चित की जा सकती है, रीति के अनुसार निश्चित की जा सकती है, यानी उसको कंप्लीट किया जा सकता है और किसी भी एक रीति, चाहे अपवर्ती रीति में कर दो चाहे समावेशी में, जो रीति आपको उचित लग रही हो, जो रीति आपको समझ में आ रही हो, उनमें से किसी भी एक रीति के द्वारा इसका समाधान आप कर सकते हो। समझ में आ गई विद्यार्थियों बात?
किसी भी अधिकार आपको उनको वर्ग निश्चित कर सकते हो इस प्रकार से आप में। ये हमारी दो प्रकार की समस्याएं हो चुकी है आज। ठीक है, वर्गांतों की संख्या निश्चित करना और वर्ग सीमाओं का निर्धारण। अब हमारी बची तीन सीमाएं, तो तीनों सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम, लेकिन आगे आने वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं बताऊंगा तो कि अब जो तीसरा बिंदु आएगा उसमें हमारे नियम भी चल रहे हैं, फॉर्मूले भी बताए गए हैं, किस प्रकार से इनको बारे में ज्ञात किया जाएगा, तो वो भी बताऊंगा। तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड से बता दूंगा, तो आराम से पढ़िए, सही पढ़िए, पूर्ण जानकारी प्राप्त, ताकि आपको अन्य किसी चैनल की सहायता नहीं लेनी पड़े, अन्य किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं लेना पड़े। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तैयार है सभी विद्यार्थी? समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से मैं अवश्य बताना। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।